जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 5। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था भोजन के परिमाण के बारे में कि भोजन हमें जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठूस कर नहीं भर लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो भोजन अच्छे से पचता नहीं और शरीर में विकार पैदा करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। शक्ति और पौष्टिकता का झूठा भ्रम। इस प्रकार विचार करने से हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि केवल स्वाद की निगाह से भोज्य पदार्थों में तरह तरह के परिवर्तन करना कभी शरीर के लिए हितकारी नहीं हो सकता। हमारे देश के प्राचीन ग्रंथों में तो आहार को इस प्रकार की औषधि बतलाया गया है जो भूख रूपी रोग का निवारण करने को ग्रहण की जाती है। उस युग के ऋषि मुनि जिनकी कृतियों पर हम अभी तक अभिमान करते हैं और संसार की अन्य जातियों के विद्वान भी जिन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, भोजन को इसी दृष्टि से देखते थे, भोजन का इसी दृष्टि से प्रयोग करते थे। उन्होंने न कभी पेड़ा लड्डू के दर्शन किए थे और न पूड़ी कचौड़ी का स्वाद चखा था। वे प्रायः दूध, शहद और जंगलों में कंद मूल फलों पर ही निर्वाह करते थे और वह भी उतनी ही मात्रा में जिससे शरीर रक्षा हो सके। इस प्रकार अधिक कार्य और अल्प भोजन का परिणाम यह होता था कि वे जो कुछ खाते थे वह पूरी तरह पचकर शरीर में आत्मसात हो जाता था और वास्तविक शक्ति उत्पन्न करता था। इसी से वे पूर्ण स्वस्थ और दीर्घजीवी रहकर ऐसे कार्य कर सकने में समर्थ हो सके जिससे आज तक उनका नाम स्मरण किया जाता है। पर आजकल हम बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहे हैं। हम समझते हैं कि जितना अधिक और बढ़िया खाया जाएगा उतना ही हम मोटे और तगड़े होंगे, उतनी ही ताकत आएगी। इस भ्रम में पड़कर अमीर और साधन संपन्न लोग स्वयं और अपने बच्चों को अधिक से अधिक घी, दूध, मेवा, मिठाई खाने खिलाने की चेष्टा करते हैं। ऐसे लोग अपने सामने लड़कों की दाल में छटांग आधा पाव घी डालकर खिलवाते हैं और सुबह से शाम तक कई बार पौष्टिक पदार्थ खाने का आग्रह करते हैं। उनका आशय यही होता है कि इस प्रकार उनके लड़के शीघ्र मोटे, ताजे और शक्तिशाली हो जाएंगे, पर नतीजा प्रायः उल्टा होता है। वे चाहें देखने में भले मोटे ही हो जाएं, पर उनमें वास्तविक ताकत, सहन शक्ति बहुत कम होती है। जबकि एक सूखी रोटी खाने वाला मजदूर स्वस्थ रहकर सुखी जीवन बिताता रहता है। ये मोटे मल युवावस्था से ही दवाओं का सहारा लेने लगते हैं और अघेड़ होने तक तो अनेक रोगों के शिकार बनकर वैद्यों और डॉक्टरों के भरोसे ही जिंदगी के दिन पूरे करने लगते हैं। इस प्रकार अनाप शनाप खाकर मोटे और तगड़े होने की कोशिश हर तरह से प्राकृतिक नियमों के विपरीत है और उससे किसी तरह यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। सेठ और लाला लोगों की बात छोड़ दीजिए, जो पहलवान कहलाने वाले सेरों, घी और बादाम हर रोज खा जाते हैं और उन्हें पचाने को हजारों दंड बैठकें लगाते हैं, वे भी सच्चे स्वास्थ्य की दृष्टि से गए गुजरे ही होते हैं। ऐसे लोगों की वास्तविक दशा का वर्णन करते हुए स्वास्थ्य विषयक पुस्तकों के एक लेखक ने लिखा है, प्रयाग ही में एक बड़े मोटे और प्रसिद्ध पहलवान थे। 20 साल पहले की बात होगी कि मुझे भी व्यायाम और कुश्ती का शौक हुआ। मैं सायंकाल के समय उनके अखाड़े में जाया करता था। कुछ दिन बाद चर्चा चलने पर पहलवान महोदय ने कहा, मास्टर साहब, मुझे बवासीर का रोग है। करीब आधा सेर खून रोज पाखाने के साथ निकल जाता है। यह ना होता तो न जाने हम कितने तंदुरुस्त हो जाते। मैं 200 ग्राम बादाम रोज खाता हूँ और 1000 दंड और 1000 बैठक लगाता हूँ। अगर यह रोग न होता तो मेरा शरीर न जाने कैसा बन गया होता। पहलवान जी की यह दशा सुनकर मैं अवाक रह गया। मुझे आश्चर्य होने लगा कि ऐसा हट्टा कट्टा आदमी बवासीर से किस प्रकार पीड़ित हो सकता है। मैंने खोज करनी शुरू की, कई पहलवानों का साथ किया और उनसे परिचय बढ़ाया तो मुझे यही विदित हुआ कि अधिकांश पहलवानों को बवासीर का रोग अवश्य होता है। वास्तविक बात यह होती है कि ये पहलवान कृत्रिम जीवन व्यतीत करके अपनी मांसपेशियों की वृद्धि तो कर लेते हैं और लगातार व्यायाम करके उनको और मजबूत भी बना लेते हैं, पर उनके भीतरी शारीरिक अंगों पर अति भोजन के कारण जो कुप्रभाव पड़ता है उससे उनकी जीवनी शक्ति बहुत न्यून पड़ जाती है। ऐसे लोगों के शरीर में इतनी भी सहन शक्ति नहीं होती है कि किसी बीमारी का सामना देर तक कर सकें। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहलवान गुलाम, जिसने एक बार दुनिया भर के पहलवानों को लड़ने के लिए ललकारा था और पेरिस की प्रदर्शनी में पंडित मोतीलाल जी नेहरू के साथ जाकर प्रसिद्ध तुर्की पहलवान मदार अली
को पराजित किया था, वही गुलाम पहलवान कलकत्ते में हैजा हो जाने पर 2.5 घंटे में मर गया। और भी ऐसे अनेक पहलवानों के उदाहरण मिले हैं जो अवसर पड़ने पर किसी संक्रामक बीमारी का मुकाबला नहीं कर सके और अकाल ही मृत्यु मुख में चले गए। इसका कारण यही है कि खूब लंबे चौड़े और विशाल शरीर के होते हुए ऐसे व्यक्तियों की देह विजातीय द्रव्यों से भारी होती है। हमने किसी पुराने विचार वाले के मुख से एक कहावत सुनी थी कि मल में ही बल है। ऐसे पहलवानों में जो ताकत होती है वह मल की ही होती है, वह मल की ही होती है। जब तक वह मल अपने स्थान में दबा पड़ा रहता है तब तक तो कोई खराबी नहीं जान पड़ती, पर जब किसी आकस्मिक घटना के कारण वह उखड़ जाता है तो उसका दूषित प्रभाव शरीर भर में व्याप्त हो जाता है और भयंकर परिणाम तुरंत प्रकट हो जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत अधिक खाएंगे तो हम ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, हमारा शरीर जो है वो अच्छा बन जाएगा। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट फिर कुछ पहलवानों के भी उदाहरण हमने देखे कि वो देखने में भले ही बहुत शक्तिशाली और बलशाली लगते हैं, काफ़ी उनकी मांसपेशियां बहुत अच्छे से बनी होती है, लेकिन अंदर से वो फिट नहीं होते हैं। तो अगर हमें अंदर से फिट होना है तो हमें जो भोजन के नियम बताए गए उनको पालन करना होगा। जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाएं। गांधी जी बहुत दुबले पतले थे लेकिन वो बहुत काम कर लेते थे, उन्होंने काफ़ी काम किया। तो शरीर में स्फूर्ति तभी बनी रहेगी जब हम जो खा रहे हैं वो हमें अच्छी तरीके से पचेगा और हम निरोगी रहेंगे। तो इसलिए हमें ये भ्रम छोड़ देना चाहिए कि शक्ति और पौष्टिकता ज़्यादा खाने से आती है। आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।